मैं इसकी तल्ख कलामी से खौफजदा होकर उचट जाता तो वो एक अहम कारिंदे के ताउन से महरूम हो सकता था। इसके लहजे में तब्दीली इस अमर की गुमाज थी कि वक्त पड़ने पर गधे को अपना बाप बनाने के माकूले पर अमल करते हुए मेरी नाज बर्दारी पर आमादा था। उसकी बात जारी थी, तुम यकीन रखो कि मेरी जात से तुम्हें बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। सुबह तुम्हारा आना बहुत जरूरी है, ना आए तो मुझे अपने मेहमानों के सामने शर्मिंदगी होगी। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरा दिल उछल कर हल्के में आ गया। वो यकीनी तौर पर अबू सालम और नक्शिब के बात कर रहा था। वही उसके मेहमान हो सकते थे। अगर राजन मुझे इनसे मिलवाना चाह रहा था तो मेरे लिए इनके अज़ाइम को जानने का बेहतरीन मौका हो सकता था। मैंने हर खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया। उस्ताद, तुमने मुझे इम्तिहान में डाल दिया। अगर ये तुम्हारी इज्जत का मामला है तो मुझे कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे मेहमानों को मुझ जैसे गरीब मजदूर की जात में क्या दिलचस्पी हो सकती है। वो सब तुम्हारी तरह अमीर कबीर और बड़े आदमी होंगे। वो इतने बड़े हैं कि तुम इनके बारे में सोच भी नहीं सकते। सुबह आ जाओ, तुम्हारे 20,000 भात पक्के हैं। उसने मुझे चारा डालते हुए कहा, तुम वादा कर रहे हो कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? मैंने उससे जमानत तलब की। मुझे अंदाजा था कि उसने अपने दिल ही दिल में मुझे कोई शकील सिखा ली थी होगी, मगर वो बोला तो उसकी आवाज़ बहुत नरम थी। मैं शुरू से ये वादा करता चला आ रहा हूँ, अब तुम्हें मेरे वादे पर एतबार कर लेना चाहिए। मेरी बात मानोगे तो जिंदगी भर के लिए मेहनत मजदूरी से तुम्हारी जान छूट जाएगी। तुमने डैनी का सुराग लगा लिया तो इतना माल मिलेगा कि तुम्हारी औलादें तक ऐश करेगी। मुझे मालो दौलत से ज्यादा तुम्हारी इज्जत प्यारी है। मैंने हरीसाना अंदाज में हथियार डाल दिए। मैं 10 बजे मोती महल के दरवाजे पर पहुंच जाऊंगा। वेरी गुड। मेरी आमादगी पर वो खिल उठा। तुम बहुत समझदार आदमी हो। मैंने तुम्हें असद के साथ एक नजर देखकर यह अंदाजा लगा लिया था कि तुम मेरे काम के आदमी हो। अब सुबह ही जाना, ऐसा ना हो कि रात भर में तुम्हारा इरादा किसी नए खौफ से डामाडोल हो जाए। चाहो तो मुझे अपना पता बता दो, मेरा ड्राइवर शानदार बेविक लेकर सुबह तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। वो मक्कारी से काम लेकर मेरा ठिकाना मालूम करता चाह रहा था। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। मैंने इंतहाई मरऊब हो जाने वाले खुशामदाना लहजे में जल्दी से कहा, उस्ताद तुम बेफिक्र रहो, मैं पहुंच जाऊंगा। तुम्हें किसी को भेजने की जरूरत नहीं। मैं बस्सों में धक्के खाने वाला आदमी हूँ। बाल मिलने से पहले अपनी आदतें नहीं बिगाड़ना चाहता। बस सबसे मुलाकात होगी। अपना वार खाली जाने पर राजन ने बात वहीं खत्म कर दी। आप मोती महल क्यों जा रहे हैं? खजाला ने वहशत ज़दा लहजे में सवाल किया। उसकी आंखें किसी अनजाने खौफ से फैली हुई थी। वहां उसके मेहमान जमा होंगे, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने उसे बताया। क्यों? आखिर वो आपसे क्यों मिलना चाहेंगे? बात मेरी समझ से बाहर है। सुबह उनसे मिलकर ही पता चलेगा कि ये क्या चक्कर है। मेहमानों को क्या मालूम कि बैंकॉक में अकबर नामी कोई आदमी राजन के राब्ते में है। ये सामने की बात है। मैं आपको बता रही हूं कि ये राजन का कोई चक्कर है। वो हर कीमत पर आपको फांसना चाहता है। आप एक बार वहां चले गए तो इसके आदमी सायों की तरह आपके पीछे लग जाएंगे। आपका कोई राज इनकी नजरों से पोशीदा नहीं रह सकेगा। अगर वो मुझे अपने मेहमानों से मिलवाने का इरादा जाहिर न करता तो मैं हरगिज मोती महल जाने पर आमादा न होता। उसकी परेशानी को देखते हुए मैंने मुदाफाना अंदाज में कहा, यह उसकी चाल है। उसने जानबूझकर मेहमानों का शोशा छोड़ा है ताकि आप किसी पसो पेश के बगैर वहां जाने पर आमादा हो जाए। गजाला की इस निराली मंतक पर मैं बेख्तियार हंस दिया। गैर ज़रूरी तजवीज़ ने इस वक्त तुम्हारी अकल माऊफ की हुई है। इसे क्या पता कि मुझे बाहर से इसके मेहमानों की आमद की खबर मिल चुकी है। अभी तो ये बात सीगा इराज में है कि इसके मेहमान कौन है। हो सकता है कि नक्शिब और अबू सालिम का इससे सिरे से कोई ताल्लुक ना हो। मुझे बहलाने की कोशिश ना करें। वो दोनों बिला वजह यहाँ नहीं आए। राजन ने मशवरे और मदद के लिए इन्हें यहाँ बुलाया है। अब वो इनके आड़ में आपको घेरने की कोशिश कर रहा है। मुझे डर है कि वो आपको पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाएगा ताकि आपसे डैनी के बारे में हर बात उगलवा सके। यही मेरा सबसे मजबूत नुक्ता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। अभी तक मेरे पास डैनी के बारे में ठोस मालूमात नहीं है। मैंने पैट पुंग के एक होटल में 4 आदमियों को राजन के खिलाफ बातें करते हुए सुना है। मैं इनकी तलाश में मसरूफ हूँ। इस मोड़ पर वो मुझसे क्या उगलवा लेगा? वो मुझे इतना वक्त देने पर मजबूर है कि मैं इन चारों में से कम किसी एक का सुराग जरूर लगा दूं। इसके बाद ही वो अपने तौर पर कुछ कर सकेगा। गजाला खौफ से आंखें फैलाए मेरी बात सुनती रही। मैं खामोश हुआ तो वो सहमी हुई आवाज में बोली, आप जब कोई फैसला कर लेते हैं तो उस पर अड़ जाते हैं, फिर आपको दलीलों से कायल करना नामुमकिन हो जाता है। मैं किसी उचित में जाए बगैर सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप मोती महल ना जाएं। मैंने उठकर नरमी से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जिद मत करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर उसकी नीयत खराब हुई तो मैं वहां तबाही फैला दूंगा। तलाशी लिए बगैर वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। दुश्मनों की भीड़ में आप खाली हाथ इनका क्या बिगाड़ लेंगे? 10-5 मुक्के और लाते खाने के बाद वो आप पर गालिब आ जाएंगे। मैंने अपना दाहिना हाथ उसके चेहरे के सामने लहराते हुए कहा, अब इन अंगूठियों के खोखले नगीनों में इतना जहर बाकी है कि मैं इन सबको मौत के घाट उतार दूं। मैं पहले भी सब मरहलों से गुजर चुका हूं।
वो इन अंगूठियों पर कोई शुबा नहीं कर सकेंगे। आप वहां जाने पर तुल गए हैं तो मैं आपके हक में सिर्फ दुआ कर सकती हूँ। मुझे मालूम है कि आप मुझे अपने साथ वहां नहीं ले जाएंगे। लियो और उसकी मजलूम बहन की दर्दनाक कहानी अचानक मेरे जहन में रिंग आई और मैंने तड़प कर कहा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, भूल कर भी वहां का रुख न करना। तुम जैसी हसीन और मासूम औरतों के लिए वो दरिंदे हैं। मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि इनके गलीज निगाहें तुम्हारे चेहरे पर पड़े। अगर इन लोगों ने वहां आपसे कोई महाजदराई न की तो राजन के आदमी आपका पीछा करते हुए यहां तक आ जाएंगे। मुझ समेत कुछ भी इनसे पोशीदा नहीं रहेगा। गजाला ने एक मरतबा फिर अपना इब्तदाई खदशा दोहराते हुए कहा, यह मसला तुम मुझ पर छोड़ दो। इनको चकमा देने के लिए मुझे शब रोज बैंकॉक की सड़कों पर भटकना पड़ा तो मैं इससे अभी गुरेज नहीं करूंगा। होटल का रुख इसी वक्त करूंगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि इनका कोई आदमी मेरा पीछा नहीं कर रहा। मैंने पुरअज़्म लहजे में उसे यकीन दिलाया। गजाला हर हाल में खुश रहने वाली एक खानादार खातून थी। इसने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर गजाली आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर अपना सर मेरे जिस्म से टिका दिया। वो गजाला की सुपुर्दगी और रजामंदी का एक अंदाज था। अपना फर्ज पूरा करके उसने आखिरकार मेरी रजा के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दिया था। हम बिस्तर पर दराज हो चुके थे कि एक मरतबा फिर डान का फोन आ गया। अली होशियार हो जाओ, वो अपनी दबंग आवाज में कह रहा था। अब हर गलत फहमी दूर हो गई है। इन दोनों को छोटा राजन ने बैंकॉक बुलाया है। ये सिलसिला अभी जारी है। मैंने एयरपोर्ट पर अपने आदमी फैलाए हुए हैं जो पल पल की खबरें पहुंचा रहे हैं। अब तक 2 आदमी और आ चुके हैं। इनके नाम लाला करीम और हाजी मस्तान हैं। अब यहाँ आने वालों की तादाद 4 हो चुकी है। वो नाम मैं राजन की जुबान से सुन चुका था। उसने फख्र के साथ इन्हें अपना उस्ताद तस्लीम किया था। इस वक्त इन नामों से ज्यादा अहम सवाल मेरे जहन में सर उभार रहा था। मैंने हैरत से पूछा, क्या तुमने अपनी गोशा नशीनी खत्म करके मैदान में आने का फैसला कर लिया है? वो वक्त भी आने वाला है, इसमें अभी कुछ देर है। तुमको अचानक ये ख्याल कैसे आ गया? जान ने भारी और तहक्कुम अमेज आवाज में सवाल किया। तुमने अपने आदमियों को एयरपोर्ट पर फैलाने का जिक्र करके मुझे चौंका दिया है। तुम सब मेरे ही आदमी हो। तुम्हारी और चाउफान की तरह कुछ और लोग भी दिलो जान से मेरे वफादार हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद नफरी की कमान वही कर रहे हैं। मुझे इनसे खबरें मिल रही हैं, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि ये बड़े लोग राजन की दावत पर आ रहे हैं? इसका सबूत सामने आ गया है। हाजी मस्तान को लेने के लिए छोटा राजन का पूरा मोटर कैड एयरपोर्ट पहुंचा हुआ था। इसमें वो खुद नहीं था। इसके आदमी हाजी मस्तान को मोती महल में ले गए हैं। अब मैं बैंकॉक की फिजाओं में इंसानी खून की बू सूंघ रहा हूँ। टान के निल्फाज पर मुझे फुरेरी सी आ गई। राजन के खतरनाक मेहमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी और मैं सुबह 10 बजे इन सफाक सरगनों का सामना करने का वादा कर चुका था। डान वो पूरे भारत के नामी ग्रामी सुरमाओं को जमा कर ले तब भी अपनी गिरती हुई दीवार को नहीं बचा सकेगा। कम अज कम मैं इनकी आमद से खौफजदा नहीं हूँ। ये भड़कते हुए चिराग की आखिरी लो है, फिर वो हमेशा के लिए बुझ जाएगी। मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा। तुम शेर दिल हो, डान ने बेसाख्ता कहा। तुम्हारे हाथों जख्मी होने के बाद वो बदहवास हो चुका था। दूसरों से मदद लेने में उसकी सुबकी है, लेकिन अब इसे शायद किसी चीज की परवाह नहीं रही। काश मेरे पास तुम जैसे 1-2 आदमी और होते तो अब तक यहाँ का नक्शा पलट चुका होता। मैं अपनी शदीद ख्वाहिश के बावजूद डान को यह नहीं बता सका कि बैंकॉक में जमा होने वाले भारतीय अगली सुबह मोती महल में सर जोड़कर बैठने का फैसला कर चुके थे। नक्शा अब बदल कर रहेगा। आने वाले ज्यादा दिनों तक राजन को अपने हिसार में लेकर नहीं बैठेंगे। वो जिस तरह आए हैं इसी तरह जल्दी वापस चले जाएंगे। मैंने यूं नहीं जाने दूंगा। मैंने उन्हें सबक देने का फैसला कर लिया है। डान की गंभीर आवाज उभरी। और जहां भी जमा होंगे मेरे आदमी वहां एक खौफनाक बारूदी हमला करेंगे। हर तरफ आग और बारूद की बरसात होगी। अब यहाँ इनके कदम नहीं जमने दूंगा। डान क्या तुम मेरे बगैर यह मंसूबा बना रहे हो? मैंने हैरत से पूछा। डान के इस मंसूबे के बारे में सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि मुझे इनकी इज्तिमा के सामने पेश होना था। मैं मोती महल के अंदर मौजूद होता और वहां डान के आदमियों का हमला शुरू हो जाता तो मैं नाकाबिले तसव्वुर मुश्किलात से 2-4 हो सकता था। वो सूरत हाल बहुत संगीन थी। हाँ, डान का जवाब सुनकर मेरी खोपड़ी भग से उड़ गई। वो अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था, मेरे लिए तुम बहुत अहम और कीमती हो। मैं तुम्हें संधि लड़ाई का ईंधन नहीं बना सकता। वो जहां भी होंगे मेरे आदमी चारों तरफ से भरपूर हमला करेंगे और फरार हो जाएंगे। इनमें से कई मारे जा सकते हैं, मेरे आदमी जख्मी भी होंगे। छोटा राजन मुश्किल में घिरा हुआ है। इसके बहुत से आदमी भाग चुके हैं। आज उसके 2 नाइट क्लब खोलने वाला कोई नहीं था। वहां वजनी ताले झूल रहे हैं, फिर भी वो इन लोगों की हिफाजत से गाफिल नहीं रहेगा। दोनों तरफ से अंधाधुंध असलहा इस्तेमाल होगा। ये तुम्हारा मैदान नहीं है, तुम्हारा काम इसके बाद शुरू होगा। डान के मंसूबे की वो तफसील किसी हद तक तसल्ली बख्श थी। इसके आदमियों को मारना और भाग निकलना था। इनके अचानक कार्रवाई से सारा खतरा मोती महल के मुहाफिजों और मुलाजमों को होता, जो फाटक और अहाते की दीवारों के आस पास मौजूद होते। राजन का तलब किया हुआ इजलास मोती महल के किसी अंदरूनी और महफूज कमरे में होता, जहां अफरा तफरी फैल सकती थी। बराह रास्त किसी जानी या माली नुकसान का खतरा नहीं था।
मैं तुम्हारा ममनून हूं कि तुम मेरे बारे में ऐसी हमदर्दाना सोच रखते हो। मैंने पूरे खलूस से कहा, क्या यह जिम्मेदारी चाउफान को सौंपी जाएगी? मुझे वो भी अजीज है। यह काम मैं इन 4 हराम खोर जवारियों को सौंपूंगा जो दिन रात यहाँ पड़े ईंटते रहते हैं। डॉन भी डिसिप्लिन का आदमी था, जिसके ज़हन में अपने मंसूबे का खाका तैयार था। वो कह रहा था, इनके इम्तिहान का वक्त है, इन्हें साबित करना होगा कि वो अभी नाकारा नहीं हुए। अगर हाजी मस्तान को मोती महल में ले जाया गया है तो मेरा अंदाजा है कि इन लोगों का इज्तिमा वहीं होगा। डॉन से इसके मंसूबे की पूरी तफसील सुन लेने के बाद मैंने जरूरी समझा कि क्या सराय के सहारे इसकी तवज्जो मोती महल की तरफ मबसूल करा दूं। बाद में जब वो सब लोग वहीं जमा होते तो डॉन मेरे अंदाजों की काबिल रश्क दुरुस्तगी का कायल हो जाता। जब तक मेरा और उसका साथ चल रहा था, मेरे लिए उसकी खुशनुदी बहुत अहम थी। मैंने इब्तिदा से उसके साथ सादतमंदाना मगर बावकार रवैया इख्तियार करके ये कोशिश की थी कि मेरे और उसके दरमियान बाहिमी एहतराम का ताल्लुक कायम हो जाए। ये अल्लाह का करम था कि उसे अपना अलाकार बनाने के बावजूद मैं इस वक्त तक अपनी कोशिशों में कामयाब था। यह बुरा होगा। डॉन ने मेरी जुबान से मोती महल का नाम सुनते अपनी राय दी थी। वो बहुत वसी और अरीज महल है, इसके अंदर तक घुसकर छोटा राजन और उसके हलीफों को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन होगा। वो किसी होटल में जमा हो तो इनमें से एक आध मारा जा सकता है, ये मेरा अंदाजा है। मैंने जल्दी से कहा, हो सकता है कि यह गलत साबित हो। तुमने बहुत काम किया है, अब थोड़ा सा आराम कर लो ताकि फैसला कुन टकराव में अपनी तमाम सलाहियतों से काम ले सको। उसने वो नादर मशवरा देकर फोन बंद कर दिया। मुझे नए आने वालों के बारे में कोई तशवीश नहीं थी। असल फिक्र डॉन के मंसूबे की तरफ से लाहक हुई थी, जो हिट एंड रन का प्लान सुनने के बाद काफी हद तक कम हो चुकी थी। लेकिन गजाला के चेहरे पर तशवीश के आसार गहरे हो गए। वो मेरी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ से सुनती रही थी। दूसरी तरफ से कही जाने वाली बातें न सुनने के बावजूद उसने बहुत कुछ समझ लिया था। इससे कुछ छुपाना बेसूद था। मैंने बिला कमोकास उसे नई सूरत हाल से आगाह करते हुए यह बता दिया कि डॉन के यकायक जोश में आ जाने से मेरे लिए कोई नया खतरा पैदा नहीं हुआ था। गजाला लाख दलेर और मामला फहम से, लेकिन फिर भी एक औरत थी। इसके जहन में नए खतरात सर उभारने लगे। मैं बमुश्किल उसे ये बावर कराने में कामयाब हो सका कि मुझे खुद भी मौत के मुंह में छलांग लगाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस मुहिम में ज्यादा खतरात नजर आए तो मैं मोती महल के फाटक से वापस लौट आऊंगा। अगली सुबह में मोती महल की तरफ जाने की तैयारी में मसरूफ था कि चाउफान का फोन आ गया। मास्टर मुबारक हो, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। वो फोन पर चेक रहा था। वो पांचों एक एक करके मोती महल में पहुंच चुके हैं। मुझे इससे यह पूछने की जरूरत नहीं थी तो वो इसे खबर कहां से मिली। डॉन बर्नार्ड से बुरा भला सुनने के बावजूद वो इसका मंजूर नजर था। शहर में रूनमा होने वाले वाकयात से इसका बाखबर रहना मेरे लिए ताज्जुब खेज नहीं था। ये पांचवा कहां से आ गया? मैंने कदरे हर्ज से पूछा। मंठार है, वो रात 2 बजे की परवाज से बैंकॉक पहुंचा है, उसने बताया। इस वक्त वो पांचों मोती महल में हैं। तुमको मालूम ही है कि वहां क्या होने वाला है? रात को डॉन का फोन आया था। मैंने किसी गर्म जोशी का मुजाहिरा किए बगैर कहा। इस वक्त तक मंठार के आने की कोई खबर नहीं थी। क्या तमाशा देखने के लिए इधर जाने का इरादा है? मास्टर भूल कर भी उधर का रुख नहीं करना वरना बेमौत मारे जाओगे। इसकी बुखलाई हुई आवाज आई। चारों मोटों ने रात भर जबरदस्त तैयारी की है। बात फायरिंग तक महदूद नहीं रहेगी, वहां बम चलेंगे। डॉन ने अपने तमाम आदमियों को मोती महल के आसपास से हटा दिया है। इस तरह वही लोग जाएंगे जो इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। क्या तुमने मुझे ये सब बताने के लिए फोन किया है? मैंने पूछा। ये ज़िमनी बातें, असल बात की मुबारकबाद मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। डॉन को हैरत है कि तुम इतने सही अंदाजे कैसे लगा लेते हो। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो इस वक्त सिर्फ 8:30 बजे थे। मुझे 1.5 घंटे बाद मोती महल में पहुंचना था। दूसरी तरफ चाउफान मोती महल पर हमले की तैयारियों की खबर सुना रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे वहां पहुंचने से पहले डॉन के आदमी अपना काम कर गुजरेंगे और मोती महल में इतनी अबतरी फैल चुकी होगी कि मुझे इन लोगों से मिलने का मौका नहीं मिल सकेगा। चाउफान का फोन आ ही गया था तो मैंने उससे मालूमात हासिल करने का इरादा करते हुए पूछा, तैयारियां मुकम्मल हैं तो बस 10-15 मिनट बाद वहां तबाही फैल जाएगी। वो इस वक्त मौज में आया हुआ था। धीरे से हंस कर बोला, मास्टर तुम हर एक को अपने जैसा फुर्तीला समझते हो। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो पांचों इतने सवेरे छोटा राजन से मिल बैठेंगे। अब इनके जमा होने की खबरें मिली हैं। तैयारियां जरूर मुकम्मल हैं, लेकिन आदमियों को इकट्ठा करने में कुछ न कुछ वक्त जरूर लगेगा। ये समझ लो कि दोपहर से पहले काम हो जाएगा। यह ख्याल रखना कि वो तुम्हारे आदमियों का निशाना बनने के इंतजार में दिन भर मोती महल में नहीं बैठे रहेंगे, मैंने कहा। वो मेरे जवाब से माजूज होते हुए बोला, तानजीर का आदमी है, ये बात जानता है। वो इन लोगों को तेजी से हाँक देगा। इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर मुझे सारी बातें मालूम हो रही हैं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुम्हारी वजह से डॉन की नजरों में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर रहा हूं। ये खोया हुआ नहीं, नया मकाम है जो तुम्हें मिल रहा है। तुम मेरे मास्टर हो, जो चाहो कह सकते हो। मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। वैसी बातों को नहायत ढटाई से हंस कर झिल जाता था।
मुझे हैरत है कि तुम इस वक्त जागे हुए हो। शराब नोशी करने वालों का सूरज जरा देर से तलू होता है। मैंने उस पर तंज किया। तुम देख चुके हो कि काम सामने हो तो मैं शराब और शबाब को भूल भाल कर सारी रात बेदार रह सकता हूँ। आज का काम हो जाए तो मैं शाम को जश्न मनाने का इरादा कर रहा हूँ। मूड हो तो तुम भी आ जाना। मैंने मादाम को दावत दी है, वो मान गई तो मजा आ जाएगा। आजकल तुम हर बात में किसी न किसी तरह उसका जिक्र जरूर निकाल लेते हो। मैंने कनखियों से गजाला का जायजा लेते हुए ली का नाम लिए बगैर कहा, क्या करूं, मैं मजबूर हूं और जब तक फतेह न कर ली जाए इसी तरह दिलो दिमाग पर छाई रहती है। इसने एक ठंडा सांस लेकर कहा, तुम्हारे चाहने से पहले औरतें तुम्हारी तरफ लपकती होंगी। तुम इस कर्म को नहीं समझ सकते। औरतों के बारे में इसका नजरिया तौहीन अमेज बल्कि शर्मनाक था। मेरे जी में आई कि इसे औरत के मकाम और मर्तबे के बारे में बताऊं, इसे समझाऊं कि औरत किसी की जागीर या मलकियत नहीं होती जिसे फतेह किया जाए। वो इंसानी फितरत के लतीफ जज्बों में कुंदी हुई एक जीती जागती हस्ती होती है जिसे प्यार और मोहब्बत से अपनाया जा सकता है। मगर गजाला की मौजूदगी के सबब मैं चाउफान की गिरफ्त नहीं कर सका। गजाला को जरा भी भनक मिल जाती कि इस वक्त मेरे और चाउफान के दरमियान ली की जात ज़ेर बहस थी तो वह आजुर्दा हो जाती। तुम्हारा जश्न तुमको मुबारक हो। मैं अपना वक्त ऐसी खराफात में बर्बाद करने का आदी नहीं हूँ। मैंने उसे कोरा सा जवाब देकर बात वहीं खत्म कर दी। चाउफान से होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में मेरी एक परेशानी दूर हो गई थी। इसकी जुबानी मुझे ये इल्म हो गया था कि मोती महल के कुर्बो जवार से डान ने अपने आदमी हटा दिए थे। मेरे लिए खदशा बाकी नहीं रहा था कि इनमें से कोई मुझे मोती महल में जाता हुआ देखकर डान को खबर कर देगा। इस इत्मीनान के साथ मुझे एक नई तशवीश लाहक होगी। डान के कैंप में मोती महल पर हमले की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। वो कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती थी। इसके सही वक्त का तयन करना मेरे लिए दुश्वार था। मेरे पहुंचने से पहले या बाद में वो हमला होता तो मुझे कोई गजन पहुंचने का अंदेशा नहीं था। वो लोग मेरे दाखिले के वक्त मोती महल पर अचानक धावा बोल रहे थे तो इनके हाथों मेरी हलाकत का इम्कान बहुत कभी नजर आ रहा था। फिक्र व तशवीश के बावजूद मैंने अपनी तैयारियां जारी रखी। मैंने बालों के स्टाइल वगैरह में ये एहतियात रखी कि सब कुछ मेरे मामूलात से इतना मुख्तलिफ हो कि मुझे एक नज़र में पहचाना ना जा सके। मैंने तैयार होकर रवानगी का इरादा किया तो गजाला ने मुझे याद दिलाया कि 10 बजे की मुलाकात के लिए मैं 9 बजे से पहले रवाना हो रहा था। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मुझे डान के आदमियों के हमले की जद में आने का खतरा था। मैं इनकी किसी कार्रवाई से पहले मोती महल में दाखिल होकर महफूज हो जाना चाहता था। टैक्सी की तलाश में मुझे होटल से बाहर नहीं जाना पड़ा। पोर्च में खाली होने वाली एक टैक्सी की अकबी नशिस्त में मैं इस तरह धंस कर बैठ गया कि बाहर से मुझे पूरी तरह न देखा जा सके। मोती महल शहर का एक मारूफ नाम था। मैं टैक्सी ड्राइवर के सामने वो नाम लेता तो वो मुझे उसके दरवाजे पर उतार देता, मगर मैं एहतियात के पेश नज़र इस नाम से गुरेज करना चाह रहा था। वो मामूली सी बात थी लेकिन इस वक्त अहमियत इख्तियार कर गई थी। मुझे इस इलाके का कोई मुतबादिल हवाला मालूम नहीं था। इसरारी तौर पर प्लेटफॉर्म का नाम लिया और टैक्सी हरकत में आ गई। इस वक्त मोती महल का नाम लेने से गुरेज करने का मुद्दा सिर्फ इतना था कि टैक्सी ड्राइवर को यह इल्म ना हो सके कि उसने हिल्टन होटल से किसी को मोती महल पहुंचाया था। एक अजनबी शहर में अपने खून आशाम दुश्मनों से महफूज रहने के लिए वो एहतियात नागुज़ीर थी।